लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। देश भर की 88 सीटों पर हो रही वोटिंग। एमपी में अब तक 38.96%, यूपी में 35.73% और छत्तीसगढ़ में 53.09% मतदान। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ी राहत। सभी याचिकाएं की गई खारिज। मतदान के बाद 45 दिन सुरक्षित रहेंगी ईवीएम। गुना में गरजे अमित शाह, बोले धार्मिक तुष्टीकरण में देश को बांट रही कांग्रेस, सत्ता के लिए दी राष्ट्रहित को तिलांजलि। एमपी में भाजपा के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज संभालेंगे कमान। 30 अप्रैल को भिंड आएंगे राहुल गांधी। 2 मई को मुरैना में प्रियंका गांधी का रोड शो। रायपुर में पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले पर चली गोली। सुरक्षा के में तैनात आरक्षक की मौत, एक्सीडेंटल फायरिंग की आशंका। नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश की 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 54.47% मतदान हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे कम 31.77% वोटिंग, मध्य प्रदेश में 38.96%, छत्तीसगढ़ में 53.9% मतदान, उत्तर प्रदेश में 35.73% मतदान, एमपी के दमोह में 37.57%, होशंगाबाद में 45.71% मतदान हुआ है। एमपी में दमोह में 26%, होशंगाबाद में 32 के आसपास मतदान। रीवा की अगर हम बात करें तो 24.46% के आसपास ये मतदान है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 39.38, महासमुंद में 34। और अगर हम बात करें कांकेर की तो वहां पर भी लगातार जो वोटिंग है वो चल रही है। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 36.42% मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में सबसे कम 18.83% अभी तक वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में 28.15%, छत्तीसगढ़ में लगभग 34% के आसपास मतदान, उत्तर प्रदेश में 24.31% मतदान हो चुका है। एमपी के दमोह में 26 के आसपास, होशंगाबाद में 32% मतदान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें सतना में 40.83% के आसपास मतदान हुआ है। टीकमगढ़ की अगर हम बात करें तो टीकमगढ़ में 40.21% वोटिंग, छत्तीसगढ़ के कांकेर में 60.1%, महासमुंद में 52.06, राजनांदगांव में 47.82%। इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जिनका मत प्रतिशत हम बता रहे हैं जी, जो वहां की उस लोकसभा सीट की विधानसभा है, यानी कि वहां पर इसीलिए कई जगहों पर जो मतदान है वो काफी दिख रहा है। लेकिन इन ऑल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 35.57% के आसपास ये मतदान है। उत्तर प्रदेश में 24% के आसपास, एमपी में 26.84, होशंगाबाद में 32, खजुराहो में 28, रीवा में 24 के आसपास, टीकमगढ़ में 30। और जो लगातार वोटिंग परसेंटेज है निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। तेज गर्मी है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ्स पर दिख रही हैं। तो लगातार वोटिंग जारी है। तो लगातार वोटिंग जारी है, चाहे मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की बात करें या फिर हम छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों की बात करें। लगातार जो वोटिंग जारी है और
सीधे इलेक्शन हीट में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर, महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर, जहां पर लगातार वोटिंग चल रही है। 2 खास मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर बग्गा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। जसविंदर जी, स्वागत करता हूं आपका। और मेरे साथ में अभय नारायण जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस। अभय नारायण जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जसविंदर बग्गा जी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, उनसे मैं जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अजय चंद्राकर जी, मैं आपके पास में आता हूं। ये 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं और तीनों पर अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कब्जा है, और एक ऐसी सीट भी है जहां तक से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। किस रूप में सर देखें इन 3 सीटों पर अभी तक जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग परसेंटेज आया है, या क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास तीनों ये सीटें हैं, क्या कांग्रेस उस लेवल पर दिख रही है कि कहीं ना कहीं एक बेहतर परफॉर्म करती हुई कांग्रेस दिख रही है उन सीटों पर? कैसे एनालिसिस करेंगे सर इन तीनों सीटों का? धन्यवाद राजेश जी। आइए पहला चर्चा प्रारंभ करते हैं कांकेर लोकसभा चुनाव। लेकिन पूर्व में जो नजीर बनता है उसी से विश्लेषण आगे बढ़ता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 35,158 वोटों की लीड मिली और 2019 में कांग्रेस मात्र 6,914 वोटों से हारी। 2023 के विधानसभा चुनाव के अक्सले देखें राजेश जी, तो यहाँ पर कांग्रेस जितने सीटों पर जीती उसमें कांग्रेस की लीड है 1,11,586 वोटों जी, और बीजेपी जिन सीटों पर जीती उसमें लीड है 29,286। टोटल कांग्रेस को बढ़ा थे विधानसभा चुनाव में 82,300 वोटों का जी। तो दिलचस्प चुनाव है ये। रही बात महासमुंद का, तो 2014 के चुनाव में भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अजीत जोगी थी 1,217 वोटों से लोकसभा चुनाव हारे थे राजेश। लेकिन 2019 में बीजेपी की लीड काफी बढ़ गई, 19,511 वोटों की लीड रही। लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर देखें तो बीजेपी जीती है, तो कांग्रेस के कंपेयर में उनको 72,940 वोटों का लीड मिला है। लेकिन कांग्रेस की लीड ज्यादा है जहां पर उनके विधायक जीते, और उसको मिला 82,103 वोट। तो कांग्रेस की लीड है यहाँ पर विधानसभा चुनाव में 9,157 वोटों का राजेश जी। रही बात राजनांदगांव का, तो राजनांदगांव में 2014 में अभिषेक सिंह डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र 2,35,911 वोटों से जीते। लेकिन 2019 में बीजेपी की लीड कम हो गई, 1,23,994 वोटों की लीड कम हुई। और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 3 सीटों पर जीती, लेकिन बीजेपी की लीड कांग्रेस से ज्यादा है राजेश जी। बीजेपी की लीड रही 1,11,074 और कांग्रेस 5 सीट जीतने के बावजूद उनकी लीड रही 19,840। तो टोटल बीजेपी को बढ़त मिल रहा है 31,234 वोटों का राजेश जी। ये है एक नजीर। अब 2024 का जो चुनाव है, शाम तक जब चुनाव आयोग का देर रात्रि तक जब वास्तव में आंकड़ा आएगा, तब यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है एक चलिए बेहतर बात अजय चंद्राकर साहब आप कर रहे हैं। मैं अभय नारायण जी के पास में आ जाता हूं। अभय नारायण जी, अभी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभी तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है। कांग्रेस क्या प्रिडिक्ट कर रही है इन 3 सीटों को लेकर कि कौन सी ऐसी चीजें हैं और जिसके आधार पर लग रहा है कांग्रेस को कि नहीं यहां पर परिवर्तन होगा, हम बेहतर पोजीशन में यहां पर आएंगे? आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, राजनांदगांव की सीट पर भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं जी। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, काका के नाम से स्थापित हुए और उनका 90 के 90 विधानसभा में डायरेक्ट जनसंपर्क रहा। उसका लाभ भी राजनांदगांव लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों पे उनको मिल रहा है। वर्तमान में 5 सीट कांग्रेस के पास है और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो परफॉर्मेंस देखें तो प्रत्याशी के रूप में भी बहुत आगे हैं और संतोष पांडे जी को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। पुराने सांसद थे, 5 साल तक कुछ क्षेत्रों में गए नहीं, 5 साल तक संपर्क नहीं रहा,
कोई एक बड़ा काम या कोई एक काम बताने की स्थिति में नहीं है। उसका भी फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राजनांदगांव में इस तरह से वोटिंग प्रतिशत भी दिख रहा है, लेकिन अभय जी, ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जी को चुनाव लड़ा के कहीं ना कहीं आपने वहीं तक उनको सीमित कर दिया। अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो उनका जो असर या जिसकी आप बात कर रहे हो कि उनका उपयोग आप अन्य जगहों पर कर सकते थे, अब आपने वहां से चुनाव लड़ा के सिर्फ वहीं तक राजनांदगांव से तक उन्हें फिक्स कर दिया है। देखिए, वो चुनाव प्रचार के दौरान बस्तर भी गए, चुनाव प्रचार के दौरान कांकेर भी गए, महासमुंद भी गए, और अब आज के बाद बची हुई 7 सीटों पे स्टार प्रचारक रहेंगे। वो सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। रही बात महासमुंद और कांकेर की, कांकेर में बहुत कम वोटों से, केवल 6000 वोटों से वीरेश ठाकुर जी पराजित हुए थे। इस बार पुनः कांग्रेस ने उनको मौका दिया है, उनके साथ सिंपैथी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, उनके अनोखे प्रत्याशी है, उनके बारे में तो बहुत सारी चीजें आप लोग भी दिखा रहे हैं। तो कांकेर में भी कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, और महासमुंद में एक साहू चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है, एक ओबीसी चेहरा है। रामप्रसाद साहू जी मैदान में है। एक साहू प्रत्याशी ने अजीत जोगी जी को हरा दिया था। ये भी अभी अजय चंद्राकर जी ने बताया, अभी मैं सुन रहा था उनको। तो वहां पे एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में रामप्रसाद जी, जिनके काम है इस प्रदेश में, जिनका अपना आचरण व्यवहार और उनका अपना एक नाम है, तो ये तीनों के तीनों सीटों पे जहां आज मतदान हो रहा है, प्रत्याशी के रूप में तो कांग्रेस बहुत मजबूत है। अब जनता जनार्दन के ऊपर है कि वो किस ओर जाती है। लेकिन जहां तक मुद्दे तीनों लोकसभा में, मुद्दे महंगाई, मुद्दा बेरोजगारी, मुद्दा रेलवे जोन की ट्रेनें, और सबसे बड़ा मुद्दा था संविधान बचाने का, आरक्षण खत्म करने की जो प्रवृत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार बढ़ रही है। क्या अभय जी इन मुद्दों पे बात हो रही है? क्योंकि अगर हम देखें लोकसभा चुनाव तो वो राष्ट्रवाद, वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, हालांकि प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो चुकी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी 370 की बात करें, कहा जा रहा है कि ठीक है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्र से जुड़ी जो चीजें हैं वो अहम होती हैं। क्या लगता है कि अपील वहां पर कर रही होंगी ये चीजें? यही मुद्दा है जो आप कह रहे हैं। उसका जो दूसरा पक्ष है, जो कांग्रेस प्रत्याशी जब गांव के बीच में जाते हैं और वहां पूछते हैं किसानों से, वहां पूछते हैं महिलाओं से, वहां संवाद करते हैं युवाओं से, तो याद करते हैं बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, वो याद करते हैं गोबर खरीदी बंद हो गई, वो कहते हैं कि 3100 रुपया अगर भाजपा दे रही है तो भूपेश बघेल के कारण दे रही है, और यही चीज देश में होनी चाहिए। ये संवाद हो रहा है। मैं खुद कवर्धा विधानसभा में पूरे चुनाव के दौरान रहा हूँ, राजनांदगांव लोकसभा के, और मैंने देखा है गृह मंत्री का खौफ और जनता का भूपेश बघेल के प्रति लगाव, ये दोनों चीज मैं वहां देख के आ रहा हूँ। ये चीजें संवाद स्थापित हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल उन मुद्दों को उठा रही है जिससे भावनाएं भड़के, जिससे धर्म की बात हो, जिससे जाति की बात हो। और राम के लिए जितना काम भूपेश बघेल ने किया है, राम मनगमन पथ में और भाचा राम को पूरे देश में याद कराने का, वो उसके मुकाबले वो कुछ भी बात कर ले, फिर भी हम धर्म और जाति की बात नहीं करते। हम इस पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, चलिए आता हूं अभय जी दोबारा आपके पास में आऊंगा, एक बार फिर अजय चंद्राकर साहब के पास में आ जाता हूं। अजय चंद्राकर साहब, 2-3 चीजें अहम है, क्योंकि हर 2019 का भी हमने जिस तरह से चुनाव देखा, एक पुलवामा का बड़ा मुद्दा रहा, और उसका जो फायदा है भारतीय जनता पार्टी को मिला, और ये भी कहा गया कि जो अभी इस समय वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है जो हुआ है पहले चरण में, उसका कहीं ना कहीं ये भी असर है कि कोई ऐसा हाइप वाला मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर जब हम राम मंदिर में का मुद्दे की बात करें, ठीक है, बहुत चर्चा में रहा, और बहुत ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राम मंदिर निर्माण या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बेस में एक ही मुद्दे के जरिए वो बहुत चेंजिंग यहां पर होगा। लेकिन क्या सर इस बार कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिससे लगे कि नहीं, वोटर घरों से निकले और बाहर वहां पर तक पोलिंग बूथ तक पहुंचे, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, या फिर जिन मुद्दों की कांग्रेस चर्चा कर रही है, क्या ये लोकसभा चुनाव में मुद्दे ये असर करते हैं, या फिर वही जिसकी बीजेपी जिक्र कर रही है, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो, सनातन का हो, राम मंदिर का हो? सर समझना चाहूंगा अजय चंद्राकर साहब। देखिए, यह जो लोकसभा चुनाव है जो केंद्रीकृत होना चाहिए था, वह मुद्दों के दृष्टिकोण से यह विकेंद्रीकृत हो गया है राजीव जी।
अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश में, इवन हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर की जो तासीर रही वहाँ अलग मुद्दे, मैदानी छत्तीसगढ़ का अलग है, उत्तरी छत्तीसगढ़ का अलग है। रही बात शिक्षा में वृद्धि भी हुई है जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए राजीव जी, जिसके कारण से यह बात आई है कि बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। यह भी एक डिस्कशन है। तीसरी बात है मंडल और कमंडल के दृष्टिकोण से जाति जनगणना की बात। फिर बात आती है यहाँ पर, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत शानदार रहा है राजीव जी, कि 2019 में पुलवामा था लेकिन इस समय पुलवामा नहीं है, और 2019 में विपक्ष बिखरा हुआ था, इस समय विपक्ष कंप्लीट बिखरा हुआ भी नहीं। 10 साल की केंद्र सरकार का एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है छत्तीसगढ़ के जो लीडर हैं, मैं जनरली क्रिटिक नहीं होता, लेकिन मैं एक विश्लेषक के रूप में एक थीम छोड़ना चाहता हूं। केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाने में निश्चित रूप से यहाँ के लीडर कहीं ना कहीं और सक्रिय हो सकते थे, उनमें कमी आई। दूसरी बात कांग्रेस का भी मैं देख रहा हूं, जो 1 लाख रुपया महिलाओं को सालाना देने की बात है, जिस पैमाने पर इसको रखना चाहिए उस पैमाने पर और बेहतर ढंग से रखा जा सकता था। तो जो न्याय हो चाहे संकल्प पत्र हो, इसका जिस तरह से आम पब्लिक जो ग्रास रूट लेवल पर अबुझमार तक पहुंचना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन अभी समय बचा है। अब तीसरी बात आती है राजेश जी, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है। यह जो 2024 का जो चुनाव है, इसमें यह विकेंद्रित होते जा रहा है। प्रायः नहीं तो फ्रंटल की राजनीति में देखते थे केंद्रीय मुद्दे, विदेश नीति, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, राष्ट्र का हित, नेशनल इंटरेस्ट, ऐसे विषय रहते थे। लेकिन यह भी है छत्तीसगढ़, इवन मध्य प्रदेश और पूर्व राजस्थान में भी राजेश जी, कि जब भी चर्चा होती है, विश्लेषण करते हैं, तो मोदी जी के 14 से लेकर के ये 24 तक के कार्यकाल को लोग बाग मानते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन बीजेपी को सफलता 1996 से लेकर के 14 तक का लूं तो वो 18 साल होता है, और उन 18 सालों में भी बीजेपी को लोकसभा में सफलता चाहे 86% से 90% इन प्रांतों में, इन स्टेटों में मिलता रहा, तो वो कंस्टेंट है। इसलिए वाजपेयी जी को, सिकंदर बख्श को, आडवाणी जी को, वेंकैया जी को नहीं भुलाया जा सकता। उनका जो परफॉर्मेंस है राजेश जी, वो स्टेबल है, जिसे मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में भी बढ़ाया गया। अब 2024 का चुनाव अलग है, राजनीतिक पर्यावरण दूसरा है, और कांग्रेस यहाँ पर अपने संगठन के दृष्टिकोण से राजेश जी, चाहे बस्तर हो, बस्तर में कवासी लखमा को टिकट देना कांग्रेस की रणनीतिक सफलता मानी गई, क्योंकि अगर वैद्य जी को टिकट देते तो वो धर्मांतरण के ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे थे, और इसी कारण से वहां जो कश्यप जी हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उनको रखा गया। चंद्राकर साहब, जो सवाल मैंने अभय नारायण जी से किया, चंद्राकर साहब, जो मैंने सवाल अभय नारायण जी से भी किया भूपेश बघेल को लेकर, क्या भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाने की जो एक कांग्रेस की नीति रही है, क्या इसको, इस नीति को सही माना जाए, या फिर कहीं ना कहीं भूपेश, ठीक है विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भूपेश बघेल लगातार वहां पर 5 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, क्या उनका और बेहतर तरीके से कांग्रेस उपयोग कर सकती थी अन्य लोकसभा सीटों पर, या फिर वो वहीं तक केंद्रित होकर रह गए? देखिए राजेश जी, अभी तक छत्तीसगढ़ में पहले फेज में बस्तर और आज ये 3 लोकसभा चुनाव, बाकी लोकसभा चुनाव 7 तारीख को है। तो अगर प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से देखें या भूपेश जी के अनुभव के दृष्टिकोण से देखें, तो इन लोकसभा क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। कांग्रेस यहाँ पर अपना विनिंग प्रत्याशी मान के, जो बीजेपी को इतने लंबे 18 प्लस 28 साल का जो मोनोपोली सफलता था, उसके लिए अपने बेस्ट से बेस्ट प्रत्याशियों को रखने का प्रयास की। लेकिन भूपेश जी के लिए चुनौती है राजेश जी, 2001 बार वो दुर्ग लोकसभा चुनाव से चुनाव हारे हैं, रायपुर लोकसभा से चुनाव हारे हैं, तो राजनांदगांव से जितना उनके लिए बहुत अनिवार्य है, नहीं तो उनके बेहतर बात अजय जी आप कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अभय नारायण जी के पास में आता हूं। निश्चित तौर पर चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अभय नारायण जी देखा जाए कि
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले में अगर उनका प्रचार प्रसार देखें, उनके तमाम सारे दिग्गज की हम बात करें, लगातार छत्तीसगढ़ पहुंचे, कैंपेनिंग वहां पर की। आपके जो केंद्रीय लीडरशिप है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनको वहां पर केंद्रित होना चाहिए था, जिस तरह से वहां पर जो प्रचार प्रसार है, क्योंकि तमाम सारी चीज जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये भी बात आती है कि कांग्रेस जिस तरह से जमीन स्तर पर उन मुद्दों को ले जाना चाहिए नहीं ले जा पाती। दूसरी तरफ आपका केंद्रीय नेतृत्व जिस एक्शन में चुनाव में दिखना चाहिए था, क्या ये कमी रह गई अभय जी कुछ चुनाव प्रचार में अगर कंपैरिजन की जाए भारतीय जनता पार्टी से? तो देखिए, प्रियंका जी आ चुके हैं छत्तीसगढ़, वो सभाएं कर चुके हैं जी। राहुल जी 29 तारीख को आ रहे हैं और एक आध राहुल जी का दौरा अभी बनेगा जी। कन्हैया कुमार आके जा चुके हैं, सुप्रिया सनेत आके जा चुकी हैं और आज कांग्रेस के समक्ष पूरा देश का चुनाव है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, धरमदास महंत, यश सिंहदेव, ये सब बड़े अनुभवी नेता हैं और लगातार इन लोगों ने कई चुनाव लड़े हैं और देखे हैं। तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के सहारे कांग्रेस के संसाधन कम करने की कोशिश की, कांग्रेस के खाते जब्त की, कांग्रेस में संसाधन न बचा रहे, इसका उपाय किया, यह भी एक कारण है। एक तरफ तो रावण रथ पे है और भगवान राम बिना रथ के संघर्ष कर रहे हैं, वो स्थिति कांग्रेस और भाजपा की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी घमंड में, तानाशाह में अपने संसाधनों से लैस है और दूसरी तरफ कांग्रेस जनता के सहारे, अपने सिद्धांतों के सहारे और अपने प्रत्याशियों और क्षेत्रीय जो हमारे हर प्रदेश के हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, उनके सहारे चुनाव को लड़ रही है। और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार तय कर चुकी है कि 400 का घमंड करने वाले अगर 250 का भी सपना देख पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। हम जब अग्निवीर की बात करते हैं तो अग्निवीर की बात करने के दौरान सभाओं में लोग आके पूछते हैं कि संसद बनेगा 5 साल के लिए, भाजपा के सांसद वोट मांग रहे हैं। लेकिन अभय नारायण जी, यही मुद्दे तो विधानसभा चुनाव के दरमियान भी थे, मध्य प्रदेश में भी थे, राजस्थान की बात कर लें जो लगे हुए हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, लेकिन जनता ने तो मोहर उसी पर लगाई ना। राम मंदिर की चाहे बात कर ले, चाहे सनातन या राष्ट्रवाद की हम बात करें। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों पर जनता जो रिएक्शन है, या जनता जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, ये जो चुनाव है वो देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है। आदरणीय, हम भी देश और राष्ट्र की बात कर रहे हैं जी। विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे होते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने उसी रास्ते को पकड़ा जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही थी, किसानों के साथ खड़े हुए। हम 2640 दे रहे थे और 3100 की घोषणा कर दी, हम भी 3200 की घोषणा किए, तो लगभग बराबर की राशि थी। लेकिन किसानों के साथ खड़ा होना उनके कुछ पक्ष में चला गया। दूसरे बहुत सारे विधायकों के हारने और जीतने के अपने कारण होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो। तीसरा सांप्रदायिक कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को, कहीं बीरनपुर कर दिया था, कहीं पे भगवा झंडा कर दिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन देश की तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी शांति। अच्छा अभय नारायण जी, कितना प्रोडक्ट कर रही है कांग्रेस? क्या सोच के चल रही है कि नहीं इन 11 में से हम इतने आ जाएंगे, और जो 3 सीटें जो आपके पास में नहीं है, इसमें कितनी आप जीत रहे हैं? क्या दावा है कांग्रेस का इसके पीछे? देखिए, ये जो 1 सीट 19 तारीख को हुई वो 100% बस्तर हम जीत रहे हैं। आज की 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये आज के मतदान। चलिए चूंकि वक्त की कमी है, आखिर में अजय चंद्राकर साहब के पास में फिर आ जाता हूं। अजय चंद्राकर साहब, 2018 में कांग्रेस सरकार में आई, लेकिन जब लोकसभा के 19 में चुनाव हुए तो एक उससे उलट जो आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो इस बार ये भी कह रहे हैं कि हम वहां पर क्लीन स्वीप करेंगे, हम 11 में से 11 सीटें जीतेंगे। क्या ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी 11 में से 11 जीत ले, या फिर कांग्रेस इस लेवल पर दिख रही है कि नहीं, पिछली बार के चुनाव के मुकाबले कुछ बेहतर गेन इस बार कर ले? वो देखिए, क्लीन स्वीप तो वाजपेयी जी का सपना था, जो छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा, और दिए भी, लेकिन वो क्लीन स्वीप की बात किए थे, वो हाथ से आज तक नहीं हुआ। और मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में विष्णुदेव जी की जो साख लगी हुई है, पर्टिकुलर ये चारों सीट, चाहे बस्तर हो, कांकेर हो, चाहे सरगुजा हो, या फिर स्वयं का रायगढ़ जो आदिवासी सीट है, इसमें किस तरह का परफॉर्मेंस आता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है उसमें मैं कहूंगा 2024 का लोकसभा चुनाव
कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से लड़ रही है और इनके सीटों में वृद्धि होने की संभावना है। जी सर, एक और सवाल बनता है जिसका जिक्र अभय नारायण जी कर रहे हैं या फिर लगातार कांग्रेस इन मुद्दों की बात करती है। क्या वाकई सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, पलायन, इस पर चुनाव है, या फिर जिनका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चूंकि ये देश का चुनाव है इसीलिए सनातन की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर की भी इसमें बात है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो जातिगत जनगणना को लेकर लगातार वो विधानसभा में भी इसको उठाते रहे उनके नेता राहुल गांधी, और इसमें भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीच बीच में चाहे वो सैम पैत्रोदा का बयान आ गया हो, हालांकि ऐसे बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुश्किल में डालते हैं। तो सर क्या किस तरह के मुद्दे मान लिए जाए छत्तीसगढ़ में कि नहीं ये मुद्दे अहम है जनता की दृष्टि से देखा जाए तो? देखिए राजेश जी, राष्ट्र का चुनाव है, लेकिन जो मुद्दे आप रखे प्राय ऐसा होता रहा इसलिए आप रखे, बिल्कुल सही है, लेकिन वे मुद्दे अब स्टेबल नहीं हो पा रहे जी। यहाँ पर निश्चित रूप से बीजेपी का जो महतारी वंदन योजना था वो सुपरहिट हुआ, तो यहाँ चर्चा है कि जो 1 लाख रुपया मिलेगा, और यहाँ तक महिलाएं कह रही हैं, हमारे बस्तर यूनिवर्सिटी के बच्चे जो सर्वे करके लाए राजेश जी, उसमें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आती है तो 1 लाख रुपया मिलेगा, और चूंकि स्टेट गवर्नमेंट में विष्णुदेव साय की सरकार है तो 12,000 रुपया और मिलेगा, तो प्रतिदिन के हिसाब से 311 रुपया मिलेगा। इस तरह की बहस हो रही, इसमें राम मुद्दा वगैरह वगैरह बहुत कम चर्चा हो पा रही। चलिए, बेहतर बात अजय चंद्राकर साहब आप कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का जो रण है या इलेक्शन की जो गर्मी तपिश है, हीट है, निश्चित तौर पर, लेकिन कुल मिलाकर तमाम सारी चर्चाएं हम कर लें, लेकिन अंततः फाइनलाइज सारा कुछ करती है वहां की जनता। 3 लोकसभा सीटों पर वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। आप अभी तक अगर वोट डालने नहीं गए तो जरूर वोट डालने जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में एक जो आपको अधिकार मिला है उसका आप इस्तेमाल करिए। दोनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो लगातार जो लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में या फिर देश की 12 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर वोट डाले जा रहे हैं इलेक्शन हीट में। बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।